दोस्तों, उपवास से हमारा शरीर और हमारा मन दोनों ही स्वस्थ होता है। तो आधे घंटे के लिए आप इंटरनेट से भी उपवास कीजिए। रोज आधे घंटे चुपचाप बिना इंटरनेट, बिना मोबाइल, बिना टीवी, बिना दोस्तों के, बिना अखबार के बैठिए। अपने वर्तमान और भविष्य पर विचार कीजिए। यह आपको नई राह और नई ऊर्जा देगा। एक्चुअली फ्रेंड्स, जब आप खाली बैठते हैं तो आपके दिमाग को प्रोसेसिंग टाइम मिल जाता है, और ये प्रोसेसिंग टाइम आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है और आपको नई राह दिखाता है। और आप वर्तमान में कहाँ पर हैं, कहाँ पर आप होना चाहते हैं, आपको क्या करना चाहिए, आपको तमाम नई चीज़ें मिल जाएंगी। तो आधे घंटे का समय आपको किसी भी समय, दिन के किसी भी समय आपको स्वयं को देना चाहिए। बात करते हैं अब 11 मई के सभी रोजगार समाचार और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं उसके बारे में भी। तो खबर ये दोस्तों निकल के आ रही है कि कल से, यानी कि 12 मई से 15 ट्रेनें चलने वाली हैं। और इन ट्रेनों को चलाने के पीछे मकसद ये है कि जितने भी लोग अपने घर आना जाना चाहते हैं वो आ जा सकते हैं। यानी कि ये जो ट्रेनें होंगी ये स्पेशल ट्रेनें होंगी। लॉकडाउन में जगह जगह फंसे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे ने देश भर के लिए 15 स्टेशनों से कुछ स्टॉपेज के साथ चुनिंदा ट्रेनें चलाने की तैयारी की है। और 12 मई से ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलेंगी। सभी ट्रेन वातानुकूलित होंगी। सोमवार 4 बजे से इसकी बुकिंग शुरू होगी। यानी कि अगर आप यात्रा करना करना चाहते हैं तो सोमवार यानी कि आज शाम 4 बजे से आप इसमें रिजर्वेशन करवा सकते हैं। और यात्रा किराया जो होगा वो राजधानी एक्सप्रेस के बराबर होगा। डायनेमिक फेयर भी लागू किया जा सकता है। तो इसमें कोई भी मतलब कि जो छूट मिलती है अन्य ट्रेनों, जो श्रमिक ट्रेनें चलाई जाती हैं लोगों को लाने ले जाने के लिए, तो उसमें जो छूट मिलती है ऐसी कोई भी छूट इस प्रकार की ट्रेनों में नहीं मिलने वाली है। और यहाँ पर एक खबर दोस्तों यहाँ पर और भी है कि रेलवे की तरफ से जो छूट दी जाती है वो तो नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग भी लागू नहीं होगी। यानी कि जो सीटें होती हैं उसके बीच में जो सीटें सोशल डिस्टेंसिंग में गैप रखी जाती हैं तो वो सीटें भी गैप में नहीं रखी जाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रमिक ट्रेनें होती हैं उसमें 72 सीटें होती हैं, तो उसमें मात्र 54 लोगों को ही बैठाया जाता था। लेकिन ये जो ट्रेन चलाई जा रही हैं इसमें हर सीट पर रिजर्वेशन होगा। ठीक है, तो 12 मई से ये ट्रेन चलेंगी। और लेकिन यहाँ पर जो लोग यात्रा करेंगे उन्हें अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा, आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना होगा, और सारे के सारे जो कोच होंगे वो वातानुकूलित होंगे। कंबल या चादर नहीं दिया जाएगा और सभी यात्रियों को 1 घंटा पहले स्टेशन पर पहुंचना होगा। तो यात्रियों के लिए ट्रेन से कम 1 घंटा पहले रेलवे स्टेशन पर पहुंचना अनिवार्य होगा, ताकि उनकी थर्मल स्कैनिंग और अन्य कोरोना वायरस प्रोटोकॉल पूरा करने के बाद ही उन्हें प्लेटफॉर्म पर प्रवेश दिया जाएगा। टिकट पर डू एंड डोंट्स लिखा रहेगा, तो वो भी आपको पढ़ लेना चाहिए और ये सारे नियम आपको फॉलो करने हैं। तो यूपी बोर्ड की कापियों के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यूपी बोर्ड की कापियों का मूल्यांकन का कार्य, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ग्रीन जोन है वहाँ पर 5 मई से शुरू हो चुका है, और जो ऑरेंज जोन है वहाँ पर 12 मई से यानी कल से कापियों का मूल्यांकन कार्य शुरू होना है। लेकिन जो शिक्षक हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। शिक्षक मांग ये कर रहे हैं कि जिस प्रकार से सीबीएसई कापियों को शिक्षकों के घर पहुंचा रहा है और उन्हें वापस ला रहा है मूल्यांकन के बाद, उसी प्रकार की व्यवस्था यूपी बोर्ड की कापियों के मूल्यांकन के लिए भी लागू किया जा सके, किया जाए, ताकि जो टीचर हैं वो कोरोना के संक्रमण में आने से बच सकें। यानी कि ये एक मांग की जा रही है कि सीबीएसई ने जो मेथड अपनाया है वही मेथड यहाँ पर मतलब अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश महामंत्री लालमणि द्विवेदी और शिक्षक विधायक सुरेश त्रिपाठी ने ये मांग की है कि सीबीएसई की तरह 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के तहत 3000 मूल्यांकन केंद्रों से तकरीबन 1.5 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं को जो है जिस प्रकार से मतलब कि शिक्षकों के घर पहुंचाया जा रहा है और फिर मूल्यांकन के बाद वापस लाया जा रहा है, तो उस प्रकार की व्यवस्था यूपी बोर्ड की कापियों के मूल्यांकन के बारे में भी लागू की जाए। दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में। और खबर ये है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है उसमें जो फाइनल आंसर की जारी की गई है उस पर भी एक नए प्रकार का विवाद शुरू हो गया है। फिलहाल बात करेंगे इसके बारे में भी, लेकिन शुरू में आपको ये बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और पहले ही दिन 7,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें से 1,000 ने अपनी फीस भी जमा कर दी है। हालांकि इसमें वे अभ्यर्थी भी शामिल हैं
जिन्होंने इससे पहले 25 मार्च से जब आवेदन शुरू हुआ था, जो बाद में स्थगित हो गया था, उस दौरान जिन्होंने आवेदन किया था वो भी संख्या इसमें शामिल है। तो यहाँ पर मतलब कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए जो दोबारा से वेबसाइट आरंभ की गई है, उसमें कोई भी लास्ट डेट नहीं लगाई गई है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती मैटर पर। तो आंसर की को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो संतुष्ट नहीं हैं। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रश्नों के विवाद में फिर से उलझ गई है और अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थियों ने ये दावा किया है कि लिखित परीक्षा में पूछे गए 2 सवाल को पीएनपी ने सही माना है और उस पर आपत्ति कराने का समय क्योंकि निकल चुका है, तो अभ्यर्थी जो है वो न्यायालय में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो कौन कौन से ये प्रश्न हैं इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अभ्यर्थियों का दावा है कि लिखित परीक्षा के दौरान जो बी सीरीज की कॉपी है, तो उसमें अगर 74 नंबर का जो सवाल है, उसमें क्या था सवाल, परिवार का उपभोग व्यय, उसमें जो पहला विकल्प था परिवार का उपभोग व्यय, तो पीएनपी ने परिवार का उपभोग व्यय को सही माना है, ठीक है। और हालांकि अभ्यर्थियों का दावा है कि तीसरा विकल्प यानी कि प्रति व्यक्ति आय, यानी कि तीसरा विकल्प है वो स्टूडेंट जो है उसको सही मान रहे हैं और इसके समर्थन में वो एनसीईआरटी की बुक का जो है समर्थन दे रहे हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 11 की पुस्तक के पेज नंबर 67 पर जो मैटर है उसको वो संबोधित कर रहे हैं कि तीसरा विकल्प ही सही होना चाहिए। इसके अलावा सवाल नंबर 14, जो सवाल नंबर 14 है उसमें अगर देखा जाए तो उसमें था कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है और उसमें 4 विकल्प थे सामाजिक प्रेरक वाले में। तो कौन कौन से विकल्प थे, तो एक पहला वाला जो विकल्प था सामाजिक प्रेरक में, एक तो था आत्मगौरव और जो दूसरा विकल्प था वो था प्रेम, भूख और प्यास, ठीक है। तो प्रेम, भूख और प्यास, तो ये 4 विकल्प दिए गए थे। तो दोस्तों यहाँ से पीएनपी ने पहले विकल्प यानी कि आत्मगौरव को सही माना है पीएनपी ने, जबकि अभ्यर्थियों का दावा है कि बीटीसी पहले सेमेस्टर की किताब के पेज नंबर 106, बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर पेज नंबर 106 पर इस प्रश्न का उत्तर प्रेम दिया गया है। तो अभ्यर्थी ये 2 प्रश्न हैं जिस पर दावा कर रहे हैं और अभ्यर्थियों का कहना है कि पीएनपी ने अपनी ही किताब में दिए गए तथ्यों को इनकार कर दिया है। तो ये दोनों प्रश्न चैलेंज किए जाने के बारे में बात हो रही है। तो इस प्रकार से कुछ नए विवाद भी सामने निकल कर आ रहे हैं और अखबारों में भी आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जारी बेसिक शिक्षा परिषद में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की उत्तर कुंजी को लेकर विवाद है। परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि प्रश्न संख्या 30, 31 और 33 के उत्तर सही होने के बावजूद उन्हें डिलीट किया गया है आउट ऑफ कोर्स बताकर। तो अभ्यर्थियों ने सरकार से एक बार फिर विचार कर संशोधित उत्तर कुंजी जारी करने की मांग की है और परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा 9 मई को सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 की जारी संशोधित उत्तर कुंजी में बुकलेट सीरीज के हिंदी विषय से संबंधित प्रश्न संख्या 30, 31 और 33 को निरस्त करते हुए जारी कर मतलब कि जो जारी किया गया है। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि तीनों प्रश्न व उनके विकल्प में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है, वह इनका बिल्कुल सही उत्तर भी विकल्प में मौजूद है। प्राधिकारी द्वारा प्रथम बार घोषित उत्तर कुंजी में इन्हीं विकल्पों को सही भी घोषित किया गया था। अभ्यर्थियों का आरोप है कि तीनों सही प्रश्नों को डिलीट करके प्राधिकारी ने अनावश्यक विवाद को जन्म देकर मतलब एक बिना मतलब का विवाद शुरू हो गया, ऐसा कहना है अभ्यर्थियों का। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट्स हैं। हालांकि जो अभ्यर्थी हैं वो अब इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का और ये रिजल्ट 90 और 95 पर जारी, सॉरी 90 और 97 पर, यार सॉरी 60 और 65 था तो 95 हो गया। देखो 90 और 97 पर जारी होगा, 90, 97 पर। तो जो अभ्यर्थी हैं वो अपना जो स्कोर है उसको कैलकुलेट करके बैठे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है रिजल्ट जारी होगा और वो अपना नाम जो चयनित जो सूची जारी होगी चयनित लोगों की उसमें अपना नाम देख सकेंगे। तो ये एक अलग प्रकार की मतलब प्रक्रिया हो जाती है कि जब भी कोई उत्तरमाला जारी होती है तो उस उत्तरमाला पर इतना विवाद हो जाता है। फिलहाल दोस्तों ये एक नई प्रक्रिया है, जब परीक्षा होती है, परीक्षा होने के बाद एक बार आंसर की होती है और फिर उस पर जो है आपत्तियां ली जाती हैं, फिर फाइनल आंसर की जाती है, फिर लंबी प्रक्रिया होती है। छोटे छोटे विवाद हैं, इसको अगर थोड़ा सा भी मतलब जो पेपर सेटर होते हैं वो
थोड़ा सा धैर्य रखें और थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ऐसे विवादों से बचा जा सकता है। और पता नहीं क्या फ़ायदा होता है, खैर इसमें टाइम ही किल होता है। चलिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम बदलने की बारे में बात हो रही है, तो इसका चौतरफा विरोध हो रहा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम बदलकर प्रयागराज विश्वविद्यालय किए जाने से संबंधित प्रस्ताव मांगे जाने का चौतरफा विरोध हो गया है। और इस मामले में केवल प्रयागराज ही नहीं बल्कि देश विदेश में रहने वाले इलाहाबाद के पुराने छात्र भी अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और इसी के साथ देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र एवं एमएलसी वासुदेव यादव ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम बदले जाने के प्रस्ताव के खिलाफ पूर्व छात्र संघ अध्यक्षों ने भी मोर्चा खोला है। पूर्व अध्यक्ष श्याम कृष्ण पांडे का कहना है कि अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम बदलने का प्रयास हुआ तो इसका विरोध होगा। तो ये तमाम चीज़ें फ्रेंड्स, और इसी के साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के 3900 पद जो रिक्त हैं उस पर भर्ती प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो सकी है। प्रदेश भर के डिग्री कॉलेजों से विषयवार मिली रिक्त पदों की सूचना का शासन के निर्देश पर सत्यापन करने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने फरवरी के पहले सप्ताह में शासन को 43 विषयों के 3900 रिक्त पदों पर ब्यौरा भेजा था। और इसके बाद निदेशालय के अफसरों का कहना है कि फरवरी में शासन को भेजे गए ब्यौरे के बाद अभी तक वहां से कोई जानकारी नहीं आई है। फिलहाल फ्रेंड्स, जो वर्तमान में स्थितियां हैं उसको देखते हुए आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। सारी अपडेट्स के लिए आप हमारे एंड्रॉयड ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी सूचनाएं एक साथ मिल जाती हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की सारी अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।